नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार टॉपिक इसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास तो पहले का है, प्राचीन भारत का इतिहास है और लिख इसे आधुनिक इतिहासकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता रह गई होगी, तो ये आधुनिक इतिहासकार प्राचीन भारत के इतिहास लिख रहा है। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पहले का जो इतिहास था उन्होंने लिखवाना शुरू किया ताकि वह अच्छे से हम पर शासन कर सकें। तो पढ़ते हैं। अंग्रेजों के भारत आने के बाद उन्हें यहाँ शासन करने के लिए भारतीय समाज, धर्म, इतिहास, कानून और परंपराओं को समझना आवश्यक था। इसी आवश्यकता के कारण उन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और उसका अनुवाद करवाया। इससे भारतीय इतिहास के आधुनिक अध्ययन की शुरुआत हुई, लेकिन उनका उद्देश्य भारत को समझकर अपने शासन को मजबूत बनाना नहीं ही था, क्योंकि वह सिर्फ हमें समझकर हम पर शासन नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का लक्ष्य तो यही था कि हमारा प्राचीन इतिहास जानकर वह हम पर अच्छे से शासन कर सके, हमें घुल मिलकर अच्छे से शासन कर सके। बस यही उद्देश्य था, ऐसा तो कोई था नहीं कि वह हमारे इतिहास को जानकर हमें आगे तरक्की देना चाहते हो। ऐसी कोई बात तो थी नहीं उनके अंदर। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजो कर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई। हमारे भारतीयों ने, जो शिक्षित भारतीय थे, उन्होंने इतिहास को वेद, पुराण, महाकाव्य और अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखा था, यानी कि कहीं ना कहीं लिख के रखा था। वेदों में लिख कर रखा था, पुराणों में लिख कर रखा था, महाकाव्य में लिखा कर रखा था, अभिलेखों में भी खोद कर लिख कर रखा था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास के आधुनिक और वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हुई। ठीक है, अंग्रेजों ने पहली बार प्राचीन स्रोतों की खोज की, उनका अध्ययन किया और तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हो गई थी। आगे हम अध्ययन करते हैं। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो उन्हें विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सन 1776 में मनुस्मृति, जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजी में ए कोड ऑफ जेंटो लॉज शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों को और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। आगे हम बात करते हैं इनको समझने के लिए। सन 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था, तो उन्हें विरासत में हिंदू नियम विरासत में मिले। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो हिंदू रह रहे थे पहले, वहाँ पर पहले से भी अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के लिए नियम बना रखे थे और उनको सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही अलग से नियम बनाने पड़े थे। अब उन्हें भारतीयों पर शासन करने के लिए भारतीय कानूनों को समझना ज़रूरी था। जाहिर सी बात है, हम जहाँ भी शासन करते हैं, जहाँ भी हम कोई कारोबार संभालते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो हमें पिछला सब कुछ जानना होता है। उसी के बाद ही हम आगे काम कर सकते हैं अच्छे से। इसीलिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने भारतीयों के नियमों, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनका रूल्स, जो कुछ भी है, उनको जानना पड़ा। वो चाहते थे कि उनको, भारतीयों को अच्छे से जाने और उसके बाद ही अच्छे से उन पर शासन कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के लिए मनुस्मृति और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानूनों का अध्ययन कराया। हिंदुओं के लिए मनुस्मृति का अध्ययन करवाया और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानूनों का अध्ययन करवाया, जिससे दोनों पक्ष खुशी खुशी उनका शासन स्वीकार कर ले। सन 1756 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटो लॉज नाम से करवाया गया। हिंदू मामलों में पंडितों को और मुस्लिम मामलों में मौलवियों को सलाहकार बनाया गया। हिंदुओं में पंडित प्रमुख होते हैं धर्म के मामले में, और मुस्लिम मामलों में मौलवी ही प्रमुख होते हैं धर्म के मामले में। तो उन लोगों को साथ में लेकर ही इन्होंने लॉज बनाए थे, कानून बनाए थे अलग अलग धर्म पर। आगे हम पढ़ने वाले हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास, जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ।
इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स सन 1746 से 94 इनके द्वारा की गई थी। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया था। इस संस्था का उद्देश्य था भारत के इतिहास, भूगोल, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि का अध्ययन करना। इस संस्था ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को खोजने, संरक्षित करने और उनका अनुवाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर विलियम जोन्स का योगदान के बारे में बात करें तो सर विलियम जोन्स एक महान विद्वान, भाषाविद और न्यायाधीश थे। उन्होंने संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं की तुलना करके बताया कि ये भाषाएं एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सन 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। सन 1785 में सर विलिकन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। भारतीय इतिहास, साहित्य और संस्कृति में यूरोप में रुचि भी इन्होंने जगवाई थी। सर विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती जुलती है। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। जैसे ही किसी अनमोल खजाने को ढूंढकर दुनिया के सामने लाया जाए, किसी भी अनमोल खजाने को ढूंढकर दुनिया के सामने लाते हैं, बताते हैं, वैसे ही सर विलियम जोन्स ने भारतीय ग्रंथों को यूरोप के सामने प्रस्तुत कर दिया था। औपनिवेशिक इतिहासकारों का योगदान के बारे में बात करें तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज, अध्ययन और अनुवाद इन्होंने ही करवाया था। एशियाटिक सोसाइटी जैसी संस्थाओं की स्थापना करवाई थी इन्होंने, जिसमें इतिहास, भूगोल, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि का हम आज अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करवाई थी। टेक्नोलॉजी ज़्यादातर बाहर के देशों से आई है और सबसे पहले भी वही लेके आए थे, अंग्रेज ही भारत लेके आए थे। उन्होंने ट्रेन चलाई थी, उन्होंने कागज़ की शुरुआत की थी। संस्कृत प्राचीन साहित्य और भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रसिद्ध किया। संस्कृत भाषा का अनुवाद करवाकर और संस्कृत से मिला जुला कर बताकर भी इन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रसिद्ध किया। इतिहास लेखन की पद्धति को व्यवस्थित और संगठित भी किया था। अंग्रेजों के आने के कुछ गलत कारण भी है और कुछ बहुत अच्छे काम भी इन्होंने किए थे। जिस प्रथाओं को हम अच्छी प्रथाएं मानते थे, वो असल में कुप्रथाएं थी, जिन्हें हमें पता भी नहीं था कि क्या यह कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह और बहु विवाह और ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, जिन्होंने अंग्रेज आके बंद करवाई थी और उन्होंने बताया था कि ये कुप्रथाएं हैं। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ मैक्स म्यूलर, जिनका जन्म 1823 में और इनकी मृत्यु 1900 में और किसी किताब में 1902 भी लिखा मिलता है, इनके अंदर इनका जीवन काल था, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली भांति समझा दिया कि जिन पराये देश के लोगों पर वह शासन कर रहे हैं, यानी कि जिन भारतीयों पर वह शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। यह जरूरी है कि वह हमारे व्यवहार और हमारी संस्कृति को अच्छे से जाने, हमारे कानूनों को अच्छे से जाने। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स म्यूलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथमाला स्केर्ड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथों की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया था। उन्होंने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, बौद्ध और जैन ग्रंथों आदि का अध्ययन और प्रकाशन किया था। इसी से भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों की जानकारी पूरे विश्व में फैल चुकी थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी भाषा में छिपे ज्ञान को दूसरी भाषा में अनुवाद कर सबको समझा दे, वैसे ही मैक्स म्यूलर ने भारतीय ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचाया था। जैसे मैक्स म्यूलर ने ट्रांसलेटर का कार्य अच्छे से किया था। जैसे कोई ट्रांसलेटर होता है, उसको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, और वह इंग्लिश बोलने वाले से अच्छे से बात समझकर हमें हिंदी में बहुत अच्छे से समझा दे, वैसा ही कार्य मैक्स म्यूलर ने अनुवाद करके किया था।
मैक्स म्यूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था। उनको इतिहास का कैसे पता करना है उनको पता ही नहीं था। इस चीज़ का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। वो विदेशी ऐसे सोचते थे कि भारतीय इतिहासकार क्रम से इतिहास नहीं जान पाते हैं, उनके कुछ संदर्भ में कुछ जान ही नहीं पाते हैं इतिहास के बारे में, उनको क्या लिखना है उनको कुछ नहीं पता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नागरिक तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे। भारत में ज़्यादातर आज़ादी से पहले राजतंत्र ही रहा था और उनको लगता था कि हर राजा तानाशाही करता है, इसीलिए वह ये सोचते थे कि भारत के लोग हैं वह तानाशाही शासन के आदी हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है और वह अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने ऐसा जोर देकर कहा था कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रवाद को अनुभव किया था और न ही किसी तरह के स्वशासन को। उनको लगता था कि भारतीयों को लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ही नहीं, उनके अंदर एकता की भावना है ही नहीं। वह सिर्फ अपने राजा के अधीन रहकर रहना जानते हैं और तानाशाही शासन के आदी हो चुके हैं। आज भी जैसे हम छोटे बच्चों को ऐसे बोलकर काम से मना कर देते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, वैसे ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों को एक छोटे बच्चे की तरह हटाकर मतलब जो कुछ असक्षम समझकर उनको छोड़ दिया था। जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अयोग्य समझकर कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, मुझे ही करने दो। अंग्रेज़ भी भारतीयों के बारे में बिल्कुल ऐसा ही समझते थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिनका जीवनकाल 1843 से 1920 के मध्य में रहा है, इनके द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे। ऐसे ही विचार थे जिन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने विदेशी आक्रमणों और राजाओं की गतिविधियों पर अधिक जोर दिया था। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीतिक एकता को अनुभव ही नहीं किया गया था। कई वर्षों तक यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती रही। उनका दृष्टिकोण अंग्रेजी शासन के पक्ष में था। भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया था। औपनिवेशिक इतिहासकारों की कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छाइयां भी है। तो कमियों के बारे में बात करते हैं ताकि क्योंकि अच्छाइयों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन्होंने भारत को पिछड़ा, अंधविश्वासी और असभ्य दिखाया है। औपनिवेशिक इतिहासकार बोलते हैं कि भारत एक पिछड़ा, अंधविश्वासी और असभ्य दिखता है या वह लोग मानते हैं। तो हमने भारतीयों ने पहले से नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खोल रखे थे और उनमें अच्छे से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। भारतीयों ने दशमलव प्रणाली, शून्य और आयुर्वेद जैसी उपलब्धियां भी हासिल की थी। तो इस कथन को हम मान भी नहीं सकते और ये जस्टिफाई भी नहीं करता है यह मानना कि औपनिवेशिक इतिहासकारों की यह मानना कि पिछड़ा, अंधविश्वासी और असभ्य भारत था। तो फिर नालंदा और तक्षशिला जैसे महान प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में क्या कर रहे थे? भारतीयों ने दशमलव प्रणाली, शून्य और आयुर्वेद जैसी उपलब्धियां कैसे हासिल कर ली? दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारतीयों की उपलब्धियों को और योगदान को कम करके इन्होंने आंका था। ठीक है, तो उपलब्धियां कम थी तो आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, पाणिनि के योगदान को आज पूरी दुनिया मानती है। तो ये कहाँ से आए? तीसरे पॉइंट को देखते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति की गलत व्याख्या की थी औपनिवेशिक इतिहासकारों ने। तो अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को पूरे भारतीय समाज की एकमात्र पहचान की तरह प्रस्तुत किया, जबकि भारत की सामाजिक संरचना इससे कहीं अधिक विविध थी। इन्होंने संस्कृति की गलत व्याख्या भले ही की हो, लेकिन इसकी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना इससे कहीं ज़्यादा अधिक थी। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन को सही और भारतीय शासन को गलत सिद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन
भारत में मौर्य और गुप्त काल में सुव्यवस्थित प्रशासन, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली थी। इससे साबित होता है कि भारतीय शासन भी प्रभावी हो सकता था। यह शासन भी अच्छा है, लेकिन वह मानते नहीं थे, वो अलग बात है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय स्वशासन के योग्य है ही नहीं, लेकिन प्राचीन भारत के गणराज्य जैसे वज्जी संघ और गांव की पंचायतें स्थानीय स्वशासन के उदाहरण थी। हमारे गांवों में, भारत के गांवों में पहले से स्वशासन चला आ रहा था। इसीलिए यह कहना भी भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मान सकते हम। प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों ने भले ही भारत के इतिहास को कमतर आंकने की कोशिश की हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सच्चाई तो एक दिन सामने आ ही जाती है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भले ही अपने स्वार्थ में भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, फिर भी उनके द्वारा किए गए अध्ययन, अनुवाद और संस्थाओं की स्थापना से भारतीय इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली और प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण धरोहरें दुनिया के सामने आई। थैंक यू।